और हमारा मिशन है एक बच्चे के दिमाग की जासूसी करना। मतलब ये पता लगाना कि एक बच्चा असल में सीखता कैसे है। क्या वो सिर्फ रट्टा मारता है या उसके दिमाग में कोई साइंटिस्ट छुपा बैठा है। हाँ, और ये जासूसी बहुत दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि ये नोट्स सिर्फ टीचिंग के बारे में नहीं है। ये दरअसल उस छिपे हुए जीनियस को पहचानने की एक गाइड बुक है। ये इस धारणा को सीधी चुनौती देते हैं कि बच्चे कोई खाली स्लेट होते हैं। बिल्कुल। तो आज की हमारी ये पूरी पड़ताल इसी एक लाइन के इर्द गिर्द घूमेगी जो इन नोट्स में बार बार आती है। बच्चा ज्ञान का सक्रिय निर्माता है। तो चलिए इस आइडिया का पोस्टमार्टम करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर से क्या क्या निकलता है। चलिए शुरू करते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये लाइन मतलब सिर्फ एक किताबी बात नहीं है। ये सीखने सिखाने के पूरे नजरिए को 180 डिग्री पर घुमा देती है। तो यहीं से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं कि बच्चा ज्ञान का निर्माता है तो ये सुनने में बहुत बड़ा दावा लगता है ना। मतलब सदियों से हम स्कूलों को एक तरह की नॉलेज फैक्ट्री मानते आए हैं जहां टीचर्स का काम है बच्चों के दिमाग में जानकारी भरना। बिल्कुल सही नस पकड़ी आपने। ये सोच पूरी तरह से पासा पलट देती है। ये कहती है कि हर बच्चा खुद एक नॉलेज लैबोरेटरी है, कोई खाली बर्तन नहीं। वो दुनिया से टकराकर, चीजों को छूकर, तोड़कर, जोड़कर, सवाल पूछकर और हाँ, गलतियां करके अपना ज्ञान खुद बनाता है। मतलब सीखना एक पैसिव क्रिया नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बेहद एक्टिव मतलब सक्रिय प्रोसेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक छोटा बच्चा अपनी खिलौने वाली कार को बार बार जमीन पर पटकता है तो वो सिर्फ शैतानी नहीं कर रहा, वो असल में ग्रेविटी पर एक छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ये तो पता लगा रहा है कि जब मैं ऐसा करता हूँ तो क्या होता है। यही तो है ज्ञान का निर्माण। वो अपने एक्शन और उसके नतीजे के बीच एक कनेक्शन बना रहा है। उसे कोई बता नहीं रहा, वो ये खुद खोज रहा है। अच्छा, तो अगर हर बच्चा एक नॉलेज लैब है तो इन नोट्स में उसे एक समस्या समाधान करता यानी प्रॉब्लम सॉल्वर क्यों कहा गया है? क्या मतलब हम बच्चों से दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याएं सुलझाने को कह रहे हैं? नहीं नहीं, यहाँ समस्या का मतलब है रोजमर्रा की चुनौतियां। मतलब जब बच्चा किसी मुश्किल में फंसता है तो उसका दिमाग कैसे काम करता है। वो हार नहीं मानता, वो अपने पुराने अनुभवों को खंगालता है, तर्क लगाता है और अलग अलग तरकीबें आजमाता है। हाँ, और इन नोट्स में इस प्रॉब्लम सॉल्वर बच्चे के कुछ लक्षण बताए गए हैं जो बहुत दिलचस्प हैं। पहला तो ये कि वो क्यों और कैसे पूछता है। ये तो हर माँ बाप का रोज का अनुभव है। बच्चों के पास तो जैसे क्यों का एक खत्म न होने वाला खजाना होता है। और ये क्यों पूछना ही तो सीखने की पहली सीढ़ी है। ये दिखाता है कि बच्चा सिर्फ जानकारी को मान नहीं रहा, वो उसके पीछे की वजह जानना चाहता है। ये एक एनालिटिकल माइंड का सबसे पहला और साफ संकेत है। दूसरा लक्षण है वो तर्क का इस्तेमाल करता है और तीसरा वो प्रयास और त्रुटि यानी ट्रायल एंड एरर से सीखता है। ये गलती करके सीखना वाला आइडिया सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसके लिए सच में कोई जगह है? यहाँ तो हर गलती पर नंबर कटते हैं। यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है ना। ये नोट्स कहते हैं कि गलती करना सीखने की प्रक्रिया का सबसे जरूरी हिस्सा है, जबकि हमारा सिस्टम गलतियों को एक तरह से सजा देता है। जब एक बच्चा ब्लॉक से टावर बनाता है और वो बार बार गिरता है तो हर बार गिरने पर वो संतुलन के बारे में कुछ नया सीख रहा होता है। वो गलती उसकी टीचर है, दुश्मन नहीं। और यही जो गलती करके सीखने की आदत है, मुझे लगता है यही आगे चलकर एक वैज्ञानिक की सबसे बड़ी ताकत बनती है। मतलब बच्चे का टावर गिराना और एक साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट फेल होना दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू लगते हैं। बिल्कुल सही कनेक्शन बनाया आपने। दोनों ही मामलों में असफलता एक डेटा पॉइंट बन जाती है। वो बताती है कि क्या काम नहीं करता ताकि आप कोई नया तरीका आजमा सकें। और एक आखिरी लक्षण जो मुझे बहुत पावरफुल लगा वो ये है कि बच्चा सीखी हुई बातों को असल जिंदगी से जोड़ता है। सही बात है। और इसके उदाहरण भी बड़े मजेदार हैं। जैसे गणित के सवाल, राम के पास 5 सेब थे। ये सिर्फ 5 2 नहीं है, ये असल में चीजों को बांटना है। या जब बच्चे खेलते हुए बराबर बराबर खिलाड़ी चुनते हैं तो वो अनजाने में डिवीजन का सिद्धांत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मतलब एक टूटा हुआ खिलौना जोड़ना भी तो एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम ही हुई। बिल्कुल। तो ठीक है, बच्चा एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, लेकिन ये नोट्स एक कदम और आगे जाते हैं और उसे एक वैज्ञानिक अन्वेषक यानी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर का दर्जा देते हैं। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? एक बच्चा और एक साइंटिस्ट? पहली बार सुनने में लगता है, पर जब आप बच्चों को ध्यान से देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि वो असल में मिनी साइंटिस्ट ही होते हैं।
उनका दुनिया को देखने का तरीका हूबहू साइंटिफिक मेथड जैसा ही होता है। ओके, चलिए इसे परखते हैं। साइंटिफिक मेथड के कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल करता है, बस वो इन भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। पहला स्टेप है अवलोकन। बच्चे के लिए इसका मतलब है ध्यान से देखना। कभी किसी बच्चे को एक चींटी को घंटों तक देखते हुए देखा है? वो सिर्फ देख नहीं रहा, वो डेटा इकट्ठा कर रहा है। सही बात है। और दूसरा स्टेप है प्रश्न पूछना, जो बच्चे के व्यवहार में क्यों के रूप में नजर आता है। आसमान नीला क्यों है? ये सब असल में रिसर्च क्वेश्चंस हैं। इसके बाद आता है पूर्वानुमान यानी प्रिडिक्शन। बच्चे के लिए इसका मतलब है अंदाजा लगाना। अगर मैं इस कटोरी में और पानी डालूंगी तो क्या होगा? ये एक हाइपोथेसिस है। और फिर आता है सबसे मजेदार हिस्सा, प्रयोग। वो सच में उस कटोरी में और पानी डालता है और देखता है कि वो छलक जाता है। हाँ, ये उसका एक्सपेरिमेंट है, अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने का। और आखिर में निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। ओ, ज्यादा पानी डालने से वो गिर जाता है। बिल्कुल, उसने दुनिया के बारे में एक नया नियम सीखा है, खुद से करके। मुझे याद है एक बार मैंने देखा एक बच्चा चींटियों की एक लाइन को देख रहा था। उसने उनके रास्ते में पहले एक पत्ती रखी, फिर एक छोटी टहनी। वो असल में ये प्रयोग कर रही थी कि चींटियां बाधाओं से कैसे निपटती हैं। क्या बात है, ये एक साइंटिस्ट का दिमाग नहीं तो और क्या है। वही तो। ये बहुत बढ़िया उदाहरण है। मतलब जो बच्चे रंगों को मिलाते हैं या पानी में चीजें डालकर देखते हैं कि क्या डूबेगा और क्या तैरेगा, तो वो खेल नहीं रहे, वो रिसर्च कर रहे हैं। और यही इस नजरिए की खूबसूरती है। ये सीखने को एक स्वाभाविक और मजेदार काम की तरह देखता है, ना कि किसी बोझ की तरह। ये सब सुनकर तो लगता है कि बच्चे अपने आप में ही सुपर केपेबल है। अगर बच्चा खुद ही साइंटिस्ट और प्रॉब्लम सॉल्वर है, तो फिर क्लासरूम में टीचर की क्या जरूरत रह जाती है? क्या उनकी भूमिका सिर्फ एक सुपरवाइजर की है? ये सवाल इस पूरे आइडिया के दिल में है, और इसका जवाब टीचर की भूमिका को पूरी तरह से बदल देता है। इन नोट्स के मुताबिक टीचर सेज ऑन द स्टेज नहीं है, यानी मंच पर खड़ा कोई ज्ञानी पुरुष। वो गाइड ऑन द साइड है, एक सहायक, एक फैसिलिटेटर। एक फैसिलिटेटर के तौर पर टीचर को असल में करना क्या होता है? मतलब क्लासरूम में ये कैसे दिखेगा? इसका मतलब है कि टीचर सीधे सीधे जानकारी नहीं देगा, वो ऐसी स्थितियां पैदा करेगा जहां बच्चे खुद खोज करने पर मजबूर हों। जैसे ये पढ़ाने के बजाय कि पौधों को सूरज की रोशनी चाहिए, एक फैसिलिटेटर टीचर क्लास में कुछ गमले और बीज लेकर आएगा और कहेगा, चलो हम सब मिलकर इन बीजों को एक पौधा बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या क्या करना पड़ेगा। मतलब बच्चों को एक प्रॉब्लम दे दी और अब वो उसे सुलझाने के लिए खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे। कोई बच्चा गमले को अंधेरे में रखेगा, कोई पानी नहीं देगा, और फिर वे अपने नतीजों की तुलना करेंगे। बिल्कुल। और इस प्रोसेस में जब कोई बच्चा गलती करेगा तो एक फैसिलिटेटर टीचर उसे डांटेगा नहीं। वो पूछेगी, तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? अगली बार हम क्या अलग कर सकते हैं? ये मानसिकता बच्चे में एक्सपेरिमेंट करने का हौसला पैदा करती है। इन नोट्स में पारंपरिक क्लासरूम और इस नए क्लासरूम के बीच फर्क भी समझाया गया है, और ये फर्क जमीन आसमान का है। एक तरफ रट्टा मारना है, दूसरी तरफ करके सीखना। हाँ, एक शिक्षक केंद्रित है, दूसरी बालक केंद्रित। एक क्लास में शांति होती है, दूसरी में सीखने का शोर होता है। और शायद सबसे बड़ा अंतर ये है, पारंपरिक क्लास में हर सवाल का एक सही जवाब होता है, लेकिन इस नए अप्रोच में एक ही समस्या के कई रास्ते और कई समाधान हो सकते हैं। और सारे रास्ते सही हो सकते हैं। यहाँ जोर सिर्फ अंतिम उत्तर पर नहीं, बल्कि उत्तर तक पहुँचने की प्रक्रिया पर है। ये बच्चे को सिखाता है कि सोचने के कई तरीके होते हैं। ये दिमाग को लचीला और क्रिएटिव बनाता है। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखें, तो इसका आखिरी मकसद क्या है? इसका असली शैक्षिक महत्व क्या है? इन नोट्स के हिसाब से इसके 4 बड़े फायदे हैं। पहला, इससे बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, यानी वो सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करते, वो सवाल उठाते हैं, सबूत मांगते हैं। दूसरा, ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। तीसरा, यह है रचनात्मकता, यानी क्रिएटिविटी को पंख देता है। जब बच्चों को पता होता है कि गलती करने की आजादी है, तो वो नए रास्ते खोजने से डरते नहीं हैं। और चौथा, जो मुझे सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है, ये बच्चों को असल जिंदगी के लिए तैयार करता है। जिंदगी हमें कभी भी ऐसे सवाल नहीं देती जिनके जवाब किताब के आखिरी पन्ने पर लिखे हों। बिल्कुल। संक्षिप्त में कहें तो ये पूरा नजरिया बच्चों को सिर्फ क्या सोचना है ये नहीं सिखाता, बल्कि उन्हें सोचना कैसे है ये सिखाता है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी जासूसी का नतीजा ये निकला कि एनसीईआरटी के अनुसार
हर बच्चे के दिमाग में एक जिज्ञासु वैज्ञानिक और एक होशियार प्रॉब्लम सॉल्वर पहले से ही मौजूद है। सीखना तब सबसे असरदार होता है जब बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय उपभोक्ता नहीं बल्कि उसके सक्रिय निर्माता बनते हैं। जैसा कि इन नोट्स की सबसे पावरफुल लाइन कहती है, बालक ज्ञान का सक्रिय निर्माण करता होता है। हाँ, ये एक ऐसा विचार है जो शिक्षा के बारे में हमारी पूरी सोच को बदल सकता है। लेकिन जाते जाते एक सवाल मैं छोड़ना चाहूंगी। ये सारे नोट्स और हमारी बातचीत ज्यादातर स्कूल और क्लासरूम पर केंद्रित रही, लेकिन अगर बच्चा 24 घंटे एक स्वाभाविक अन्वेषक है, तो क्लासरूम के बाहर का माहौल, यानी हमारा घर, हमारी बातचीत, उसकी इस जन्मजात वैज्ञानिक जिज्ञासा को कितना बढ़ावा देता है या अनजाने में कितना दबा देता है। हम घर पर बच्चों के अंधेन क्यों और कैसे को कितनी बार झुंझलाकर चुप करा देते हैं, इस पर सोचना शायद हम सबके लिए जरूरी है।